ओके सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज हम लोग आर्टिकल 19 जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है। पता है आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 क्या कहता है पता है? कहता है भैया फ्रीडम। क्या फ्रीडम सर? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोल दिया किसने? आर्टिकल 19। तो आपको ना जितने भी ये फ्रीडम राइट टू स्पीक या फिर राइट टू स्पीच या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारे वाले लोग मिल जाएंगे ना कि मेरा राइट है बोलना, मेरा राइट है ये करना, मेरा राइट है वो करना। तो ये सारे लोग जो है ना इसके दम पे, इस आर्टिकल के दम पे वो लोग कहते हैं जो भी उनको कहना होता है। समझ में आ रहा है कि उनने अगर कुछ भी कहना है उनको, तो वो कहते इस आर्टिकल के दम पे। ये आर्टिकल उनको पावर देता है कि आप ये कह सकते हो। अब कहना तो क्या है ये आपको पता ही है कि चलो ठीक है ये इतना कह सकते, ये कह सकते, लेकिन आपको जो है ना ये समझ में आना चाहिए कि भैया कितना कह सकते हैं और क्या नहीं कह सकते। ठीक है, वो राइट टू आर्टिकल 19 में उस राइट के साथ साथ आपको कुछ कॉशन भी होना होता है कि भैया ये वाला चीज़ जो है ये हम लोग कह सकते हैं, वो वाला चीज़ जो हम लोग नहीं कह सकते। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब ये अपने को आगे जाके देखेंगे। देखो आर्टिकल 19 क्या कहता है। आर्टिकल 19 क्या कहता है देखो अच्छे से। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू द सिटीजन ऑफ इंडिया 6 फ्रीडम, नेमली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली पीसफुली या फिर पीसबली विदाउट आर्म्स, फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, reside and settle in any part of the territory of India। लास्ट में है अपना, ये omit हो चुका है तो आपको ये करना है। ठीक है, practices any profession और carry on any occupation, trade और business। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये F वाला जो है ना सब क्लॉज, ये omit हो चुका है बाय सेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 44th अमेंडमेंट में ये omit हो चुका है। अच्छा, इसका मतलब omit का मतलब ये होता है सर कि ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये जो क्लॉजेस वगैरह है ना वो आपको देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप पकड़ लो, आप लॉयर हो फॉर एग्जांपल या फिर सीएस बन चुके हो, आपको ट्रिब्यूनल में पेश करना है, अपने आप को अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना है, तो तब जो है ना आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन से अगर कोई क्लॉज उठाना है ना तो आप एज ए क्लॉज एफ नहीं कह सकते क्योंकि एफ तो अमिट हो चुका है। आपको क्लॉज जी कहना है कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। समझ में आ रहा है? अब इस चीज़ को याद कैसे रहे? पढ़ तो लेंगे सर, लेकिन याद कैसे रखे सर? देखो सिंपल चीज़ है, बहुत अच्छे से मैं समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ लो आप। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब आपका फ्रीडम है कुछ भी बोलना। अब बोलना चाहते, कौन बोलना चाहता है? आप और मैं और मेरी स्टूडेंट्स जो है वो कुछ बोलना चाहते, कुछ डिस्कशन करना चाहते। क्या हम लोग कर सकते हैं? हाँ। उसके लिए क्या करना होगा? एक जगह पे आना होगा। क्या करना होगा? असेंबल करना होगा। पीसफुली हम लोग असेंबल करेंगे विदाउट आर्म्स। विदाउट आर्म्स अगर असेंबल हो रहे हम लोग तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहाँ पे असेंबल होना है? अगर आप कलकत्ता में हो, अगर आप कलकत्ता के स्टूडेंट हो तो हम लोग असेंबल करेंगे विक्टोरिया पार्क में। समझ में आ रहा है? विक्टोरिया में हम लोग असेंबल करेंगे। अगर हम लोग वहाँ पे असेंबल कर रहे हैं पीसफुली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, किसके लिए असेंबल कर रहे हैं? बातें करना है, डिस्कशन करना है, एक एसोसिएशन बनाना है स्टूडेंट्स का। अगर इसके लिए हम लोग फॉर्म करना है, क्या कर सकते हैं? हाँ, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है अपने को कुछ डिस्कशन करना है। क्या डिस्कशन करना है? फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत अपने को कुछ डिस्कशन करना है। अब डिस्कशन कहाँ पे रखे? विक्टोरिया मेमोरियल पे रखते हैं। अब वहाँ पे अगर हम लोग जाके असेंबल कर रहे हैं तो सेकेंड पॉइंट क्या हो गया? असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। ठीक है, असेंबल कर लिए, उसके बाद अपने को क्या करना है? यूनियन फॉर्म करना है। ठीक है, अपने को एसोसिएशंस बनाना है या तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाना है। तो अगर ऐसा है तो कहाँ पे करेंगे? वहीं पे करेंगे। एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही हम लोगों ने यूनियन बना लिया तो अपने को अलग अलग स्टेट में जाना है, लोग को इकट्ठा करना है, जागरूक करना है। ठीक है, ये सारा चीज़ करना है। तो ये कौन सा राइट क्या देता है? कौन से आर्टिकल में अपने को मिलेगा? आर्टिकल 19 सब क्लॉज डी में अपने को मिल जाएगा। क्या कहते हैं वो? डी, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब हमने देखो स्पीच के लिए मान लिए हम लोगों ने कि चलो ठीक है स्पीच देना है, स्पीच के लिए गैदर करना है अपने आप को, हम लोग गैदर होंगे स्पीच के लिए।
फिर अगर गैदर होना है स्पीच के लिए, कैसे गैदर होंगे? असेंबल करेंगे विदाउट एनी आर्म्स, ठीक है, विदाउट एनी आर्म्स हम लोग असेंबल करेंगे, फॉर्म करेंगे एसोसिएशन और यूनियंस, ठीक है। उसके बाद यूनियन बना के क्या करेंगे? पूरा देश घूमेंगे ना, वहाँ पे हम लोगों को जागरूक करेंगे एंड इकट्ठा करेंगे सबको। तो ये हो चुका है। अब पकड़ लो यार, घूमते घूमते आप चले गए कश्मीर। अब कश्मीर में आपको एक बहुत सुंदर कन्या जो है वो आपको पसंद आ गया। तो अगर आपको कन्या पसंद आ गया तो आप सोचोगे कि यार शादी करके सेटल हो जाते, 30 का उम्र हो चुका है, 30+ है हम, तो रिसाइड करेंगे, सेटल होंगे। क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है यार, आर्टिकल 19 देता है आपको रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आप कश्मीर जाके सुंदर कन्या के साथ रिसाइड हो गए, रह गए वहाँ पे, ठीक है। अब रहना तो सभी लोग सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ काम भी तो करना होगा। तो काम के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्या अलाउड है? हाँ अलाउड है। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। कहाँ पे? कश्मीर पे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बहुत बवाल। कुछ दिन बाद POK में भी हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। POK जो है वो इंडिया के अंदर आ जाएगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ पर भी कर सकते हो। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, वो सारा चीज़। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शंस देखेंगे सर। अपने को जो ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला ये जो पहला पॉइंट है ना, ये बहुत मिसयूज़ होता है, ठीक है। अफजल तेरे कातिल जिंदा है ना, ये वगैरह वगैरह जो है वो लोग जो है धरना देते हैं, वहाँ पे स्लोगन्स यूज़ करते हैं। तो अगर ऐसा स्लोगन यूज़ हो रहा है तो ये तो राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का खिलाफ है। क्यों खिलाफ है सर? राइट टू स्पीच मतलब तो मेरे को जो मुंह में आए मैं बोल सकता हूँ? नहीं, कुछ परमिसिबल रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शंस क्या रहेगा? देखो इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से देखना है। परमिसिबल रिस्ट्रिक्शंस, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट अगर आप कुछ बोल रहे हो तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फिर से बताओ, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया के खिलाफ अगर आप कुछ बोल रहे हो तो उसके अगेंस्ट है। तो ऑब्वियसली वो सारे स्लोगन्स जो पकड़ लो, अफजल जो कि टेररिस्ट था, ठीक है, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कि भैया फांसी पे चढ़ाओ इसको। तेरे कातिल मतलब कौन? सुप्रीम कोर्ट कातिल। तो समझ में आ रहा है? तो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट आप जाके कुछ कर रहे हो तो नॉट अलाउड। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट को हार्म हो सकता है, स्टेट के सिक्योरिटी के अगेंस्ट आप जाके कुछ बोल रहे हो, भाषण दे रहे हो। फॉरेन स्टेट्स के साथ, यहाँ पे स्टेट का मतलब होता है कंट्री, याद रखना। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जब मैं स्टेट कहूँगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब मैं स्टेट कहूँगा, हमेशा याद रखना वो कंट्री है, ठीक है। फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन कंट्री। तो मेरा अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है तो तुम उसके अगेंस्ट स्लोगन दे के हमारा रिलेशन ख़राब करो इंडिया में, अननेसेसरी स्लोगन दे के उसके अगेंस्ट, है ना, रिलेशन ख़राब कर रहे हो। अगर रिलेशन तुम ख़राब कर रहे हो तो वो अलाउड नहीं है, वैसा स्पीच अलाउड नहीं, हेटेड स्पीच अलाउड नहीं है। पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है। पब्लिक ऑर्डर मतलब जो पब्लिक को, जो पीसफुल अभी चल रहा है इन्वायरमेंट, उसके अगेंस्ट तुम कुछ कर रहे हो जो पब्लिक को उकसाना, तो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है। डिसेंसी एंड मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ भी आप नहीं कर सकते, ठीक है ना, कुछ भी आप नहीं बोल सकते, अनशन, गाली बकना, ये वो। तो डिसेंसी एंड मोरालिटी के अगेंस्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं कर सकते, कोर्ट के अगेंस्ट बोलना वो अलाउड नहीं है। डिफेमेशन करना, किसी को डिफेम करना, वो अलाउड नहीं है। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस के लिए उकसाना, ठीक है। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, उकसा रहे हो तुम किसी को बोल बोल के कि ये करो वो करो, बंदूक उठाओ मार डालो, ये वाला चीज़, ठीक है। तो वो अलाउड नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अब तक पूरा क्लियर हो चुका है ये आर्टिकल 19 सर। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आर्टिकल 21 देखेंगे सर। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 जो है ना, दो बहुत बवाल वाला फंडामेंटल राइट देता है आपको, ठीक है। आर्टिकल 21 गारंटीज क्या है? देखो, आर्टिकल 21 गारंटी करता है 2 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स। क्या क्या सर? राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब क्या होता है, मैं तुमको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखो, तुम्हारे पास अगर ये राइट है ना कि तुम अपने ही जगह पे, मतलब आपने एक जगह खरीदा, वहाँ पे अपना घर बना के, अपना मकान बना के पीसफुली वहाँ पे रह रहे हो, ठीक है, कोई दूसरा इंसान आके तुम्हारे घर में घुस नहीं रहा है, तो ये सारा एक प्रोटेक्शन है, तुम्हारे लाइफ का प्रोटेक्शन, तुम्हारे पर्सनल लिबर्टी का प्रोटेक्शन, कि तुम मन चाहे जो कुछ भी करो, तुम घर में जो कुछ भी करो, पर्सनल लिबर्टी है तुम्हारा, ठीक है। इन ए सेंस कि डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह वो चीज़ नहीं,
मतलब घर में तुम पार्टी करो, आज तुम्हारा पार्टी करने का मन कर रहा है तुम पार्टी करो, कल तुमको पूजा रखने का मन कर रहा है तुम पूजा रखो, ठीक है। परसों तुमको जो है तुम्हारे घर में जो पेड़ लगा हुआ है उसको काटने का मन कर रहा है काटो, तुम्हारे काटने के बाद तुमको 20 पेड़ लगाना है तुम लगाओ अपने घर पे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ तुम अपने जगह पे अपने एरिया में तुम जो मन चाहे तुम कर सकते हो। इससे बड़ा फ्रीडम जो है ना वो होता नहीं है, ठीक है। उससे बड़ा फ्रीडम कुछ नहीं होता है। मतलब ये जो फ्रीडम है कि तुम अपनी जगह पे जो मन चाहे कर सकते हो, ठीक है। तो राइट टू पर्सनल लिबर्टी अगर पकड़ लो यार, तुमने घर बनाया, तुमने मकान बनाया, तुम रात को बैठ के डिनर कर रहे हो और कोई भी इंसान घुस के तुम्हारे टेबल पे बैठ गया, अब तुम मना भी नहीं कर सकते उसको। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फंडामेंटल राइट में ये कवर्ड नहीं है। तो दिक्कत हो जाएगा ना। वो बोलेगा मेरा मर्जी में आया, तुम्हारा राइट कहाँ पर है, कौन देता है तुमको राइट? तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स अगर वो कवर नहीं हो रहा है तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। इसलिए भैया ये कवर करके रखा है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल्स में कवर्ड है कि भैया तुम अपने जगह पे बिंदास रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्या बोल रहा है कि राइट टू लाइफ, दिस गोज बियॉन्ड जस्ट फिजिकल सर्वाइवल एंड इंक्लूड्स लिविंग विद डिग्निटी, फ्रीडम फ्रॉम एक्सेसिव नॉइस पोल्यूशन इज एन एग्जाम्पल। मतलब अगर एक्सेसिव नॉइस पोल्यूशन भी हो रहा है आपके आसपास, ठीक है, उसके अगेंस्ट तुम खिलाफ हो, मतलब तुम बोल सकते हो कि भैया बहुत एक्सेसिव नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, सारा दिन जो है यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, उसके अगेंस्ट तुम जो है सवाल उठा सकते हो, केस कर सकते हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? तो फ्रीडम फ्रॉम एक्सेसिव नॉइस पोल्यूशन इज़ एन एग्जाम्पल कि ज़्यादा अगर नॉइस पोल्यूशन हो रहा है उससे भी फ्रीडम तुमको मिल सकता है, तुमको कंप्लेन करने का हक है तुम्हारा, ठीक है। सामने पकड़ लो बहुत बड़ा मतलब एक पार्टी वाला पब वब कुछ है और वहाँ पे दिन रात गाना बजता है और वो कवर्ड नहीं है, वो मतलब साउंड प्रूफ नहीं है और तुम्हारे घर में 24 आवर्स जो है आवाज़ आता रहता है, तो इसके अगेंस्ट तुम कंप्लेन कर सकते हो। तो सिर्फ इतना ही नहीं है कि तुम अपने घर पे क्या कर रहे हो, तुम्हारे घर के आसपास क्या हो रहा है उसको भी जो है वो भी एक प्रकार का राइट तुमको मिलता है अपने को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू पर्सनल लिबर्टी। अब देखो लिबर्टी में क्या बोले, दिस इंक्लूड्स द फ्रीडम टू ट्रैवल, डिनाइंग अ पासपोर्ट विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन वायलेट्स दिस राइट। अच्छा, अगर पकड़ लो तुमको पासपोर्ट देने के लिए मना कर रहे हैं, ये थोड़ा ऊपर लेवल का एग्जाम्पल है, मैंने जो तुमको समझाया है वो एक बेसिक लेवल का एग्जाम्पल है, सो दैट तुम समझ पाओ। इससे रिलेटेड भी एक बहुत अच्छा केस है, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ऐसा करके कुछ एक है कि डिनाइंग ए पासपोर्ट। अब राइट टू पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या होता है? लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, तुमको जहाँ जाना है जाओ। तो तुमको अगर इंडिया में धर पकड़ के बिठा रखा है और तुमको पासपोर्ट नहीं दे रहा है किसी दूसरे कंट्री में जाने के लिए, तुमको जाना है किसी दूसरे कंट्री में, नेपाल में जाना है तुमको, तो पासपोर्ट नहीं दे रहे वो लोग, सर नेपाल में पासपोर्ट नहीं लगता है, लेकिन चलिए नेबरिंग कंट्री है ना, मज़ा आ रहा है, मतलब एग्जाम्पल देके चलो नेपाल में जाना है, पकड़ लो ऐसा अगर सिचुएशन है कि वहाँ पे पासपोर्ट लगता होगा, पासपोर्ट लगता होगा, तो तुमको जाना है किसी दूसरे कंट्री में और तुमको क्या चाहिए उसके लिए? पासपोर्ट। अब पासपोर्ट तुमको नहीं दिया जा रहा है विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, मतलब वो लोग बोल नहीं रहे कि क्यों तुमको नहीं दिया जा रहा है, तुम तो ऑफेंडर भी नहीं हो, स्टेट ऑफेंडर भी नहीं हो, कुछ तुमने गलत काम नहीं किया है, फिर भी तुमको नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो ये वायलेट हो रहा है आपका क्या, ये आर्टिकल 21 वाला राइट, आर्टिकल 21 वाला राइट जो है वायोलेशन हो रहा है यहाँ पे। तो अगर ये वायलेट हो रहा है तो ध्यान में रखना है कि ये वायोलेशन ऑफ दी फंडामेंटल राइट है ना। तो ये दो प्रकार के राइट जो है आपको बिंदास मिलेगा, राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। उसके बाद देखो की पॉइंट्स देखेंगे, टू डिप्राइव समवन ऑफ लाइफ और लिबर्टी देयर मस्ट बी अ वैलिड लॉ एंड अ फेयर लीगल प्रोसीजर फॉलोड, ठीक है। टू डिप्राइव समवन ऑफ लाइफ और लिबर्टी देयर मस्ट बी अ वैलिड लॉ एंड अ फेयर लीगल प्रोसीजर फॉलोड। इसका मतलब ये होता है कि अगर तुमको तुम्हारा लिबर्टी जो है वो तो हम तुमको नहीं दिया जा रहा, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ नहीं दिया जा रहा है, तो उसके पीछे कुछ कारण होगा। अब सर एक एग्जांपल के तौर पे समझाओ ना, एग्जांपल क्या, केस लॉ ही है उसका, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे है, यहाँ पे नहीं है आपका, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। केस लॉ ऐसा है, कुछ ऊपर ऊपर से समझाता हूँ तुमको कि देखो ये जो पुलिस ऑफिसर होता है ना, पुलिस ऑफिसर कोर्ट को ना, कोर्ट आदेश देता है पुलिस ऑफिसर को इस बंदे के ऊपर नज़र रखो। तो तुम्हारे ऊपर अगर 24 आवर्स कोई नज़र रख रहा है, तुम्हारा राइट वायोलेट हो रहा है कि नहीं? हाँ हो रहा है। तुम्हारा
तुम्हारा कहाँ फ्रीडम है, तुम्हारा कहाँ लिबर्टी है। 24 आवर्स जो है पुलिस तुम्हारे ऊपर नज़र रख रहा है, और पुलिस के पास वो भी राइट है कि तुम्हारे घर पे बैठ के नज़र रख रहा है तुम्हारे ऊपर। तो अगर ऐसा कोई लॉफुल चीज़ है, मतलब जो अगर कोर्ट ने डायरेक्ट करके रखा है, तुम भैया तुम हो एक प्रकार का सस्पिशन है कोर्ट को कि तुम एक प्रकार का टेररिस्ट हो सकते हो। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो तुम्हारे ऊपर नज़र रखना लाजमी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि टू डिप्राइव समन, अगर किसी को नहीं दिया जा रहा है उसका लाइफ लिबर्टी, तो कोई वैलिड लॉ उसके पीछे होना चाहिए, ठीक है। द प्रोसीजर कैन नॉट बी आर्बिट्ररी और अनरीजनेबल, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन होना चाहिए। अच्छा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्टेट शैल प्रोवाइड free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state may by the law determine। तो 6 to 14 years का जो लोग हैं उनको क्या मिलेगा, आर्टिकल 21 के तहत, 21A के तहत जो है, ये MCQ पूछा जा सकता है, 21A के तहत जो है राइट टू अपना एजुकेशन जो है वो मिलेगा, कंपलसरी एजुकेशन, राइट टू कंपलसरी एजुकेशन, एज 6 to 14 years, ठीक है। आर्टिकल 22 देखो फटाफट, आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 कहता है, आर्टिकल 22 सेफ गार्ड्स अरेस्टेड पर्सनस राइट। अब तुमको अगर अरेस्ट करने के लिए कोई आ रहा है, पुलिस ऑफिसर आ चुके हैं तुमको अरेस्ट करने के लिए, सुनो बहुत अच्छे से सुनना है इस चीज़ को, तुमको अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर्स आ रहे हैं। अब अरेस्ट होना कोई गलत बात नहीं है, ये इंडिया है, कोई भी तुम्हारे ऊपर झूठा केस करके भी अरेस्ट हो सकता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ मेरे बच्चे जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं बहुत इनोसेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत मतलब शुद्ध मन के लोग हैं, ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर भी ऐसा केस वगैरह चल सकता है, तो अगर किसी के ऊपर केस चल रहा है, किसी को पुलिस उठा कर लेकर जा रहा है, तो शक के नज़र से मत देखना, मतलब गुनहगार है वो इस नज़र से मत देखना, क्योंकि किसी के साथ भी ये हो सकता है, ठीक है। अब सुनो इसको, अगर कोई भी आ रहा है पुलिस ऑफिसर तुमको अरेस्ट करने के लिए, तो तुम्हारा राइट क्या है ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि तुम्हारा ये राइट है, तुम्हारा वो राइट है। तुम्हारा राइट क्या है, मोटा मोटा बताओ, ऊपर ऊपर से देखो, सिंपल। तुम्हारा राइट, पहला राइट तो ये है कि भैया तुमको तुम्हारा लीगल प्रैक्टिशनर, लीगल जो बंदा तुम्हारे साइड से लड़ेगा वो चूज़ करने के लिए तुमको, तुम्हारे पास फुल राइट है कि तुम वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तुम वो चूज़ कर सकते हो, कौन, तुम्हारा लीगल लॉयर, तुम्हारा लॉयर कौन होगा ये तुम चूज़ कर सकते हो, फ़ोन करके तुमसे बात कर सकते हो, तुम्हारे पास ये राइट रहता है। अगर वो लोग आ रहे हैं तुमको अरेस्ट करने के लिए, तो उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना होगा, ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना होगा। अगर उनने तुमको अरेस्ट कर लिया तो 1 दिन मतलब 24 आवर्स के अंदर अंदर उनको पेश करना है तुमको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने। तुमको 2 दिन के लिए जेल में बंद करके रख दिए, ऐसा ये भैया पॉसिबल नहीं होता। ये फिल्मों में होता होगा लेकिन नॉर्मली पॉसिबल नहीं। नॉर्मली भी ये लोकल वगैरह हो जाता है ये चीज़। अगर जिसको लॉ नहीं पता वो क्या ही हो सकता है ना, जिनको लॉ नहीं पता तो क्या कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ से हम लोग करेंगे अभी सीधा, ठीक है। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि भैया राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यू मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीज़न फॉर योर अरेस्ट। भैया बताओ तो क्यों मेरे को अरेस्ट करके लेकर जा रहे हो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भैया मतलब मन खुशी तुमको आके अरेस्ट करके लेकर चले गए, हमारा मर्जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो भैया 19 मिनट हो चुके हैं, अभी 30 मिनट में ख़त्म करना है इसको, बहुत जल्दी करते हैं। फिर है राइट टू लीगल काउंसिल। राइट टू लीगल काउंसिल का मतलब होता है तुम अपना पसंदीदा लॉयर चूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैजिस्ट्रेट हियरिंग, 24 आवर्स के अंदर अंदर तुमको मैजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना है, ठीक है, वितिन 24 आवर्स, वितिन 24 आवर्स ध्यान रखना है। इसमें ट्रैवलिंग टाइम नहीं इंक्लूड होगा। पकड़ लो तुमको पेरिस से पकड़ के लेकर आ रहे हैं, तुम ये इंटरनेशनल चोर, ठीक है, तुमको पेरिस से पकड़ के लेकर आ रहे हैं, तो पेरिस टू इंडिया आने में टाइम लगता है, तो वो टाइम जो है ना उसको एक्सक्लूड करेंगे। फिर इंडिया आने के बाद जो टाइम रहेगा, ठीक है, वो काउंट करेंगे। 24 आवर्स जो है उसके अंदर अंदर तुमको हाजिर देना होगा मैजिस्ट्रेट के सामने, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स, इफ़ द पुलिस वांट टू डिटेन यू फॉर लॉन्गर देन 24 आवर्स, तो उनको मैजिस्ट्रेट का अप्रूवल चाहिए होगा, मैजिस्ट्रेट से अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद है एक्सेप्शन, एनिमी एलियन, दिस राइट डोंट अप्लाई टू एनिमी एलियन। इसका मतलब क्या होता है, ये टेररिस्ट वगैरह, ठीक है भैया, तुमको पकड़ के वहीं पे पीट के पूरा मतलब कचुम्बर बना देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन, दो दीज राइट्स डोंट अप्लाई टू पीपल अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ।
प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है सर? प्रिवेंटिव डिटेंशन ये होता है कि भैया तुम कुछ पाप करने जा रहे हो, ऐसा शक है पुलिस को, तो इसलिए तुमको पकड़ के रखे सो दैट तुम वो पाप काम ना कर पाओ। पाप का मतलब ऑफेंसिव काम, गलत काम, कुछ भी हो सकता है। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाता है। इसको समझ में आ रहा है? हाँ जी, ये इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे जब पढ़ने का मौका मिलेगा एग्जीक्यूटिव में। अभी यहाँ पर इतना ही है, इतना ही पढ़ो क्योंकि दिमाग फुल करके कोई फ़ायदा नहीं है अभी। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज है जो तुमको जानना होगा। आर्टिकल 23 एंड 24 क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स दो प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन। दो एक्सप्लॉयटेशन बहुत फेमस है, एक है ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा है चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। अब ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन में है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, फोर्स्ड लेबर, ठीक है, तुमको भीख मांगने के लिए ज़बरदस्ती बोल रहा है कि भैया तुम भीख मांगो, तो ये सारा बंद। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर याद रख सकते हो। ये एक आर्टिकल 23 कहता है। 24 कहता है भैया प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, प्रोहिबिटिंग फ्रॉम वर्किंग इन फैक्ट्रीज, माइंस, ठीक है, हैजर्डियस जॉब इफ़ दे आर अंडर 14 ईयर्स ओल्ड। 14 साल के नीचे वाले बच्चों को मना है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर मेरे घर पे ये हेल्पिंग हैंड के लिए ना ये मैंने बच्चा जो है रखा है, अब गाँव से मैंने ये बच्चे को लाया सो दैट उसको कुछ प्रॉपर खाना वाना मिल जाए, ठीक है ना, और रहना लाइफस्टाइल सही हो जाए, और घर में हेल्प करती है मम्मी को, तो सर ये पाप कम है कि 14 साल की बच्ची, मतलब 14 साल के कम की उम्र की बच्ची है, पकड़ लो 10 साल के, 11 साल के, तो ये एकदम पाप काम नहीं है। याद रखना, फैक्ट्रीज़ वगैरह जो है वहाँ पे अलाउड नहीं है उनको काम करने के लिए। लेकिन प्रोवाइडेड दैट, मैं तुमको समझाता हूँ, अगर तुम लोग ऐसे मतलब बच्चे ला रहे हो फ्रॉम विलेजेस जहाँ पे तुम उनको फूड प्रोवाइड कर रहे हो, क्लोथ्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो तुम उसको थोड़ा बहुत एजुकेशन प्रोवाइड कर देना, ठीक है, जितना हो सके एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कर देना सो दैट उनको पढ़ना लिखना आ जाए। इतना अगर हो रहा है तो भैया भगवान तुमको बहुत ब्लेस करेगा। ठीक है, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 करेंगे हम लोग बहुत अच्छे से। देखो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या क्या है? पहला है, ये देखो एक के बाद एक है, 25, 26, 27, 28, इस बात का ध्यान रखना है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, ये तुमको मिलेगा। बस इसका मतलब क्या होता है? फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस, तुम अपना रिलीजन खुद कर सकते हो, मतलब खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मतलब दूसरों को बोल सकते हो भैया ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा, मतलब भजन कीर्तन ये सब कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये राइट तुमको मिलता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। फिर है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, अपना रिलीजियस अफेयर्स तुम खुद मैनेज कर सकते हो, मंदिर वगैरह बनाना ये वगैरह। फ्रीडम एस टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रोमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोशन करने के टाइम पे जो भी खर्चा होता है उसमें टैक्स एग्जाम्पशन मिलता है, टैक्स से छुटकारा मिलता है। फिर है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आपका अगर कोई रिलीजियस वर्किंग जगह है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है रिलीजियस वाले, जैसे कि मदरसा वगैरह पकड़ लो, और हमारे हिंदुओं का गुरुकुल वगैरह, वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। हाँ, साइंटिफिक इंस्ट्रक्शन कहाँ पे मिलेगा? गुरुकुल में। जैसे कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, शाम से पहले खाना खाना, तो वो हॉस्टल टाइप होता है, बहुत बवाल। मतलब अगर तुम भेज पाओ अपने बच्चों को वहाँ पे फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, दे आर गोइंग टू इट्स गोना बी अ वेरी वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर देम, इट्स गोना इम्पैक्ट देयर एंटायर लाइफ, है ना, 4-5 सालों के लिए अगर तुम भेज पाओ। अच्छा, तो ये सारा समझ में आ चुका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला तो है भैया अपना रिलीजन तुम खुद मानो, तुम खुद प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मंदिर वगैरह बनाओ। फिर है टैक्सेस में एग्जेम्पशन। फिर है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप में। तो तुमको फ्रीडम मिलता है क्या बताओ? हाँ जी, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने के लिए फ्रीडम मिलता है। ठीक है, फ्रीडम एज अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद आएगा आर्टिकल 29, 30।
यहाँ पे 28 तक खत्म हो चुका है, फिर है 29 30। 29 30 में देखो फटाफट क्या बोलता है 29 30। 29 और ये है 30। 29 है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करके रखा हो, जैसे कि आपका पकड़ लो सिख, जैन, ठीक है, क्रिश्चियंस, ठीक है, फिर है मस्लिम्स। तो इनका जो है ना तुमको प्रोटेक्ट करके रखना होगा, क्या बताओ? हाँ जी, प्रोटेक्ट करके रखना होगा, क्या बताओ? माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट को, ठीक है। मतलब अब ये जो है ना, ये देखो, ये तो मैंने रिलीजन के हिसाब से बता दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे जातियाँ हैं अपने अपने जो है एरियाज़ के। फॉर एग्जांपल नागालैंड में नागा ट्रेडिशंस है, सिक्किम में सिक्किम ट्रेडिशंस है, मिज़ोरम में मिज़ोरम के ट्रेडिशंस है, अलग अलग है ना। तो उनको प्रिजर्व करने का पूरा राइट मिलता है। पकड़ लो तुम निकल रहे हो, पकड़ लो तुम, मैं तुमको बताऊँ, तुम पहाड़ी हो, पकड़ लो, ठीक है, तुम हिमाचल से हो, हिमाचल प्रदेश। मैं जाके आया हूँ 12 दिन, 13 दिन का ट्रिप था मेरा, 13 डेज, ऊपर से लेके नीचे तक सब घूम लिया मैंने। मतलब क्या ही बताओ, इतना बवाल जगह, इतना रिच ट्रेडिशंस एंड कल्चर, मतलब क्या ही बताऊँ। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं गया नहीं हिमाचल में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे जो उनके पहाड़ी ट्रेडिशंस है, पकड़ लो उनके डांस स्टाइल, ठीक है। मैं जब गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे जो मेरा कार ड्राइवर था ना, ये कार एजेंसी कह लो, एजेंसी वालों ने एक ड्राइवर मेरे को दिया था। वो वैसे पंजाबी था, लेकिन जो एजेंसी का मालिक था ना, वो वही का पहाड़ी था, ठीक है। अब उसका एक पर्टिकुलर डांसिंग स्टाइल होता है, उसने मेरे को दिखाया, और उसका अभी भी स्टेटस में मेरे को ना, व्हाट्सएप स्टेटस में हर रोज़ डालता रहता है, कहीं ना कहीं नाचता रहता है। उसका एक पर्टिकुलर सिग्नेचर स्टाइल है, पहाड़ी लोगों का डांसिंग स्टाइल। तो मतलब अपना जो आइडेंटिटी है ना, उसको बचा के चलो, उसको प्रिजर्व करो, उससे मतलब डोंट शाई ऑन प्रिजर्विंग और शोकेसिंग योर योर कल्चर, अंडरस्टूड। तो यहाँ से तो भैया लोग बैंगलोर जाके सब कुछ भूल जाते हैं, मतलब क्या ही बताऊँ। मेरे को मन करता है कभी पकड़ के ना एकदम चाटा लगा दूँ कि भैया तुम अपने कल्चर को भूल रहे हो, तुम अपने कल्चर को तुम प्रमोट नहीं कर रहे हो, तुम्हारा एक्सेंट बदल जाता है बैंगलोर में जाके थे। तो ये समझो। और बैंगलोर वाले लोग जब आउट ऑफ इंडिया जाते हैं उनका तो अलग ही चलता है, छोड़ो। वैसे ये द राइट टू प्रिजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, ठीक है, ये तुमको ध्यान में रखना है, ये तुमको ध्यान में रखना है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन, ओके। ये सिखिज़म, जैनिज़म, क्रिश्चियनिटी, ये सारा नहीं, ये तो है ही। इसके अलावा भी बहुत पर्टिकुलर स्टेट में हिंदुइज़्म के अंदर भी बहुत अलग अलग प्रकार के कल्चर्स है, अलग अलग प्रकार के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कल्चर है, उनको प्रिजर्व करो। फॉर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट है, उनको प्रिजर्व करो, है ना, लैंग्वेज है, उनको प्रिजर्व करो। तो ये प्रिजर्व करने के लिए बोलता है कौन? कहता है अपना आर्टिकल 29, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। It prohibits any state-run educational institution or any institution receiving aid from the state to discriminate against anyone based on religion, race, caste, language, or any of these factors. This ensures equal access to education for all. Next, Article 30, right of minorities to establish and administer educational institution. ठीक है, माइनॉरिटीज़ को कहता है कि भैया तुम अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाओ, ठीक है। Right to establish and administer. The grant minorities the right to set up and manage their own educational institution. This allows them to preserve their culture and linguistic heritage through education. No discrimination against minority institutions. The government cannot discriminate. मतलब देखो, गवर्नमेंट एड देता है ना, गवर्नमेंट फंड देता है, तो फंड देने के टाइम में माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशंस को एकदम ना दे, ऐसा नहीं हो सकता, उनको भी थोड़ा फंड दो। गवर्नमेंट कैनॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑन द ग्राउंड्स दैट it is under minority management, they ensure fair treatment, funding for this institution. क्या ये समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ चुका है तो आर्टिकल 30 खत्म, ये पूरा हो चुका है आपका, ठीक है। आर्टिकल तो ये एट अ ग्लैंस देख लेना है। आर्टिकल 12 क्या कहता है, 13 क्या कहता है, 14 to 18 क्या कहता है, 19 to 22 क्या कहता है, 23 to 24 क्या कहता है, 25 to 28, 29 to 30 एंड 31 क्या कहता है, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात? एकदम
बताओ एक दो दिक्कत वाली बात अगर बता दो तो मेरे को मज़ा आ जाएगा। नहीं है, जितना तुम्हारे मटेरियल में है उतना मैंने करवा दिया है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, ठीक है। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है ना, वो हम लोग आपको ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे एमसीक्यूज़ वगैरह जो है वो आपको भर भर के मिल जाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही रखते भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक एंड सब्सक्राइब करना फॉर मोर एंड मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस। बाय बाय एंड टेक केयर।